बच्चों, व्याकरण में आज हम अपठित लेखांश का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अपठित का अर्थ हुआ बिना पढ़ा हुआ। प्रायः हम अपनी पाठ्य पुस्तक में तरह तरह की कहानी, नाटक, निबंध पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लेखांश होते हैं जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं होते हैं, जो कि प्रायः किसी दूसरी पुस्तक में होते हैं या समाचार पत्र से लिए जाते हैं या अन्य किसी लेखक की रचनाओं से उद्धृत किए जाते हैं। ऐसे अपठित लेखांश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, अपठित लेखांश कविता, कहानी, संस्मरण व लेख के अंश होते हैं। ये प्रायः दोनों तरह के होते हैं। अपठित गद्यांश भी होता है और अपठित पद्यांश भी होता है। आइए हम इन गद्यांशों और पद्यांशों के जो अपठित रूप हैं उन पर आधारित प्रश्न हल करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में जो होती हैं, जानकारियां होती हैं, वो सर्वप्रथम जान लें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं ये जानना ज़रूरी है। इससे हमें अपठित जो लेखांश होता है उसको उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने में हम सफल होते हैं। आइए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, यहाँ पे पुस्तक में बताया गया है कि सर्वप्रथम अपठित अंश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। बच्चों, जो भी आपको अपठित लेखांश दिया गया उसको जो है आपको 2-3 बार पढ़ना होता है। जब 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो उस अपठित गद्यांश का भावार्थ आपकी समझ में आ जाएगा और प्रश्नों के उत्तर देना आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देना चाहिए। प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं उसी गद्यांश में रहते हैं, लेकिन आपको जो है उसके उत्तर अपने शब्दों में देना होता है। हूबहू उनको उतारना ज़रूरी नहीं है। आप अपने शब्दों में, सरल शब्दों में आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, उत्तर संक्षिप्त देना चाहिए, क्योंकि गद्यांश कोई बहुत बड़े नहीं दिए जाते हैं, छोटे गद्यांश दिए जाते हैं और प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि वो भी कोई बहुत बड़े उत्तर की अपेक्षा नहीं करते हैं। इसलिए हमें उत्तर जितना ही संक्षिप्त हो सके, कम से कम शब्दों में हम अपनी बात को कह दें। चौथा पॉइंट, अपठित अंश के शीर्षक के लिए पद्यांश गद्यांश को कई बार पढ़ना चाहिए। बच्चों, जब प्रश्नों में ये अक्सर पूछा जाता है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। उचित शीर्षक ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि आप पद्यांश और गद्यांश को कई बार पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सही शीर्षक समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, आखिरी पॉइंट है कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे अपठित अंश का मूल भाव व लक्ष्य स्पष्ट प्रकट हो। बच्चों, शीर्षक किसी भी गद्यांश का शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम शीर्षक पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उस गद्यांश के मूल भाव और उसके कथ्य के बारे में एक संकेत मिल जाता है। इसलिए हमारा शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जो कि गद्यांश के मूल भाव और उसका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। तो बच्चों, ये 5 पॉइंट हैं जो कि हमारे जानकारी में होने चाहिए जब भी हम कोई गद्यांश पढ़ें और उसके बारे में उसके प्रश्न उत्तर को हम समझें। आइए देखिए, एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। पहला उदाहरण पद्यांश का दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे जो है कोई अपठित लेखांश को हम
कैसे हल करते हैं उस प्रश्न को। जैसे पहली ये कविता है, चकला बेलन तवा कढ़ाई, करती जिनसे रोज लड़ाई, ऊपर नीचे आते जाते रोटी खाते और खिलाते, बासन बसन रोज ही धोती, भीतर ही भीतर रो लेती, शिशिर तिमिर में भीतर रहकर बच्चों को आंचल देती है, ऐसी ही तो माँ होती है। कभी हंसाती कभी रुलाती, कभी डांटती कभी पीटती, कभी कभी खुद बच्चा बनकर बच्चों के संग धूम मचाती, कभी न हारी कभी न जीती, कैसी है ये प्रीत की रीति, सदा रात दिन रहती तत्पर, कभी न मुँह पर ना होती है, ऐसी ही तो माँ होती है। बच्चों, ये हमने पद्यांश पढ़ा। आप जब इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि ये जो कविता है या जो पद्यांश है वो किसके बारे में हमको जानकारी दे रहा है। यहाँ हम ध्यान से देखें तो इसमें माँ का जिक्र किया गया है, ठीक है। अर्थात ये कविता माँ के ऊपर है, माँ से संबंधित कविता है। इतना पता चल गया। आप देखिए, जब प्रश्नोत्तर हम हल करते हैं, नीचे प्रश्न एक दिया गया है कि चकला बेलन तवा कढ़ाई की लड़ाई किससे होती है। बच्चों, जब कोई भी प्रश्न पढ़ें तो पहले हम ढूंढें कि जो प्रश्न में पूछा गया है इससे संबंधित जो वाक्य है कहाँ पर पद्यांश में दिया गया है। तो बच्चों देखिए, पहली लाइन में दिया गया है, चकला बेलन तवा कढ़ाई, करती जिनसे रोज लड़ाई। हम इसको तुरंत अंडरलाइन कर लें जिससे कि हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आसानी हो। अब क्योंकि प्रश्न पूछा गया है चकला बेलन तवा कढ़ाई की लड़ाई किससे होती है, तो किससे होती है, ये काम क्योंकि माँ का है, दिन भर माँ को इन्हीं से काम करना होता है, इसलिए यहाँ उत्तर इसका होगा माँ से। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, हमारे लिए रोज सारा काम कौन करता है। ठीक, तो अब इसको पढ़ते पढ़ते ही हमें पता चल गया कि हमारे लिए कौन दिन भर काम करता है। ठीक है, हर जगह खाना बनाना, साफ सफाई करना, सुलाना, तरह तरह के जो काम जो है माँ करती है। तो हमारे लिए रोज़ सारा काम कौन करता है, इसका उत्तर होगा हमारे लिए रोज़ सारा काम हमारी माँ करती है। ठीक है, अब प्रश्न 3 पे आते हैं, माँ बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती है। अब देखिए, अगर इस कविता को पढ़ें तो इसके दूसरे पैराग्राफ में जो पहली लाइन दी गई है, कभी हंसाती कभी रुलाती, कभी डांटती कभी पीटती, कभी कभी खुद बच्चा बनकर बच्चों के संग धूम मचाती। इसमें माँ के व्यवहार, माँ का कैसा व्यवहार है वो यहाँ इसमें इन पंक्तियों में बता दिया गया। उत्तर इसका क्या होगा, माँ बच्चों के साथ प्यार से हंसती खेलती हैं, लेकिन शैतानी करने पर वह बच्चों को डांट कर सही राह भी दिखाती हैं। तो ये बच्चों देखिए, इस तरह से हम प्रश्नों के उत्तर इसमें ढूंढते हैं। अब चौथा प्रश्न अगले पेज में हम आते हैं। क्वेश्चन 4 है कि उपर्युक्त कविता का उचित शीर्षक बताइए। जब बच्चों हमने कविता पढ़ा तो हमें ये पता चला कि ये कविता माँ के ऊपर ही है, माँ के क्रियाकलापों पे, उसके कार्यों पर ही ये कविता लिखी गई है। इसलिए इस कविता का सबसे अच्छा शीर्षक होगा माँ। तो हमने इस कविता का शीर्षक दे दिया माँ। तो बच्चों देखिए, हमने किस प्रकार से एक अपठित पद्यांश को ढंग से पढ़ा और उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी हमने ढूंढे और उन्हें अपने लिखा। ये तो हो गया अपठित पद्यांश के बारे में। अब बच्चों एक दूसरा रूप आता है अपठित गद्यांश का। अगर कोई गद्यांश आता है तब हम उसको कैसे, उसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे उसमें से।
आइए हम तीसरा उदाहरण लेते हैं अपठित गद्यांश का, नंबर 3। देखिए हम इसको पढ़ते हैं पहले। पुरुषार्थ मनुष्य का प्रमुख गुण है। सफलता का अधिकारी वही होता है जो पुरुषार्थी होता है, जिसमें साहस, धैर्य, उत्साह व दृढ़ निश्चय की भावना कूट कूट कर भरी होती है। पुरुषार्थ के अभाव में व्यक्ति निरीह एवं कायर हो जाता है और भाग्यवादी बन जाता है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति मानने लगता है कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। पुरुषार्थ पर विश्वास रखने वालों की मान्यता है कि यदि अदृश्य की लिपि भाग्य है तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए समस्त शक्तियों के साथ किया गया परिश्रम पुरुषार्थ है। मानव ने पुरुषार्थ के बल पर ही नए नए आविष्कार किए हैं। देखिए बच्चों, जब हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें पुरुषार्थ पे जोर दिया गया। पुरुषार्थ क्या है? जो हम अपने आप जो कार्य करते हैं, अपने पे विश्वास करके जो हम काम करते हैं, वो पुरुषार्थ हो गया। अपनी एफिशिएंसी के आधार पर जो काम करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें दिखाई गई है कि भाग्य की भी चर्चा इसमें की गई है। इसमें एक तरीके से इस गद्यांश में पुरुषार्थ और भाग्य का तुलनात्मक जो है अध्ययन किया गया है। ठीक है, ये हम 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हमने इस मनुष्य का प्रमुख गुण क्या है। अब बच्चों, हमने प्रश्न जब पढ़ा तो हमें देखना चाहिए कि किस लाइन में इस प्रश्न के जो है शब्द जो है इसमें मिलते हैं, कौन सा वाक्य जो है इस प्रश्न से मिलता जुलता है। देखिए, मनुष्य का प्रमुख गुण क्या है। पहली लाइन में हमने देखा कि लिखा हुआ है पुरुषार्थ मनुष्य का प्रमुख गुण है। तो पहले बच्चों हम अंडरलाइन करें मनुष्य का प्रमुख गुण, क्योंकि प्रश्न में भी यही पूछा गया है। तो ऊपर हम गद्यांश में भी इसी को पहले अंडरलाइन करें कि मनुष्य का प्रमुख गुण। अब इतना करने के बाद हमको पता चल गया कि मनुष्य का प्रमुख गुण क्या है, पुरुषार्थ है, मेहनत है। ठीक है, इसलिए हमने उत्तर उसमें ढूंढ लिया कि पुरुषार्थ मनुष्य का प्रमुख गुण है। हमको प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है पुरुषार्थ के अभाव में व्यक्ति कैसा हो जाता है। बच्चों, फिर हमने ढूंढना शुरू किया गद्यांश में, तो हम देखते हैं तीसरे वाक्य में इसके प्रश्न के शब्द जो है यहाँ पे भी मिल रहे हैं, शब्दांश यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। क्या? पुरुषार्थ के अभाव में व्यक्ति निरीह एवं कायर हो जाता है और भाग्यवादी बन जाता है। ठीक है, हमने तुरंत अंडरलाइन किया कि पुरुषार्थ के अभाव में व्यक्ति, इतना किया। उसके बाद निरीह क्या बन जाता है? निरीह एवं कायर हो जाता है। तो ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर बन गया यहाँ पे। अब बच्चों हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाले व्यक्ति की क्या मान्यता होती है। जो लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, अपने मेहनत पे जो विश्वास करते हैं, उनकी क्या मान्यता होती है। देखिए, हम गद्यांश में फिर ढूंढते हैं इन शब्दों को, कहीं अगर मिलते हैं तो ये हमने देखा कि यहाँ पर देखिए एक वाक्य में ये शब्द मिल रहे हैं कि पुरुषार्थ पर विश्वास रखने वालों की मान्यता है कि यदि अदृश्य की लिपि भाग्य है तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए समस्त शक्तियों के साथ किया गया परिश्रम पुरुषार्थ है। ठीक है,
मानव ने पुरुषार्थ के बल पर ही नए नए आविष्कार किए हैं। तो बच्चों ये पूरा स्टेंजा हमको यहाँ पे पूरी जो है ये मिल गया कि इसका आंसर क्या होगा, इसीलिए हमने उत्तर भी इस हिसाब से यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब चौथा प्रश्न आता है शीर्षक पर आधारित। ये जो हमने ये गद्यांश पढ़ा है इसका शीर्षक पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब यदि हमने ये गद्यांश को सही ढंग से पढ़ा है तो दो बातें यहाँ पे बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि एक सबसे प्रमुख रूप से यहाँ पुरुषार्थ की बात की गई है और उसकी तुलना किससे की गई है, भाग्य से की गई है। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, कुछ लोग जो है पुरुषार्थवादी होते हैं। तो बच्चों क्योंकि तुलना यहाँ पुरुषार्थ और भाग्य में है इसलिए इस गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक होगा पुरुषार्थ और भाग्य। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा, हमने अपठित पद्यांश के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों आगे हम अभ्यास में भी इसी प्रकार देखेंगे और अपठित पद्यांश और गद्यांश को करना, उसके प्रश्नों को हल करना हम सीखेंगे।